हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। कल की क्लास में हमने 15 तक जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। इसके पहले की ही क्लास है और आज की क्लास में हम 16 से लेकर के जो 30 तक के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग aptly defines a relationship between cognition and emotion। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉग्निशन और इमोशन, इन दोनों के रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑलमोस्ट हर पेपर में जब भी सीटेट का एग्जाम होता है तो आपको पूछा जाता है। मतलब कि आप कह सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन है जो कि संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब कि जो संज्ञान है वो संवेग को तो प्रभावित करता है, लेकिन अगर संवेग की बात करें, इमोशन की बात करें, तो इमोशन कॉग्निशन को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता है। मतलब कि जो कॉग्निशन का इफेक्ट है वो तो इमोशन पर पड़ता है, लेकिन इसका जो रिवर्स है कि इमोशन का इफेक्ट भी कॉग्निशन पर पड़ता है, ये नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन था वो आपका गलत हो गया। दूसरा है इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। यहां पे कहा गया है कि इमोशन जो है वो कॉग्निशन को इफेक्ट करते हैं, कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं, लेकिन कॉग्निशन इमोशन को प्रभावित नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स। मतलब कि संज्ञान और संवेग ये दोनों जो है वो स्वतंत्र प्रणालियां हैं। मतलब कि कॉग्निशन का इमोशन से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इंटेलिजेंट है, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा, मतलब आईक्यू किसी का बहुत ज्यादा फास्ट है, तो वो इमोशन को इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल है, दुखी है, परेशान है, गुस्सा है, तो उसके कॉग्निशन को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि इसमें ऑप्शन में कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे का प्रभाव किसी भी तरीके से नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो सही क्या होगा कि जो इमोशन और कॉग्निशन है ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इमोशनल रूप से हेल्दी है तो फिर कॉग्निटिव रूप से भी वो हेल्दी रहेगा, और अगर कोई व्यक्ति कॉग्निटिव रूप से हेल्दी है तो फिर वो इमोशनल रूप से भी हेल्दी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, किसी स्ट्रेस में नहीं है, तो फिर कोई भी उसके सामने दिमाग से रिलेटेड चीजें प्रेजेंट हो जाती हैं। जैसे कि उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, उसको कोई कॉन्सेप्ट समझना हो, उसको सामने वाले की बात समझना हो, या फिर टीचर जो क्लास में पढ़ा रही हो वो समझना हो, तो वो हर चीज आसानी से समझ लेगा। इसका अपोजिट, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो किसी भी तरीके से उसका दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब कि दिमागी वाली जो मेंटल चीजें होती हैं वो चीजें उसको समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, अगर उस टाइम पे उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो सही डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर उस टाइम पे टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो वो पढ़ने पे ध्यान नहीं दे सकता है। तो ये हो गया इमोशन कॉग्निशन पर डिपेंड करता है। अब कॉग्निशन किस तरीके से इमोशन को मतलब इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है? अगर कोई व्यक्ति का आईक्यू बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, वो चीजों को बहुत अच्छे से, मेंटल चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी पाई जाएगी। उस उतनी सिचुएशन पर उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी पाई जाएगी। तो फिर अगर सांवेगिक बुद्धि किसी की बढ़िया है, बुद्धि से रिलेटेड चीज तो कॉग्निशन से ही रिलेटेड हो गया, तो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है उस व्यक्ति में तो फिर वो इमोशंस को भी बहुत आसानी से हैंडल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, और उसका इमोशनल जो सांवेगिक चीजें हैं वो भी परफेक्ट काम करेंगी। तो इस तरीके से जो इमोशन है और कॉग्निशन है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। मतलब कि जो प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास है वो किस तरीके से संसाधित होता है? जो प्राइमरी क्लास में अगर टीचर को बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना है, भाषा का विकास कराना है, तो
क्या ऐसे रिसोर्सेज यूज कर सकती है जिससे कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़िया से हो। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, एक तरीके की कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, संज्ञान की योग्यता होती है। तो कहा है किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा सकता है, अगर टीचर बच्चे की जो मदर टंग है उसको इग्नोर करेगी और डिसमिस करेगी तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि एनईपी ने साफ साफ बोला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि बच्चों को अगर उनकी पहले से जानी हुई चीज से रिलेट करके पढ़ाया जाता है वो चीजों को आसानी से सीखते हैं। तो बच्चा बचपन से अगर अपनी मदर टंग में ही बात करता आ रहा है या फिर उसको अपनी मदर टंग ही पता है तो टीचर अगर उसी का यूज करके बच्चे को सिखाएगी तभी बच्चा आसानी से सीखेगा। अगर उसी को इग्नोर कर देगी तो बच्चा भी कोई नई लैंग्वेज या फिर कोई नई भाषा तो जानता नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, टीचर कुछ भी क्लास में पढ़ाएगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से टीचर अगर स्टूडेंट की मदर टंग को इग्नोर या डिसमिस करती है तो फिर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सेकंड है व्हेन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। अगर शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों का यूज करेगी, उससे स्टार्ट करेगी तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। इससे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे का जब जो दिमाग है जब ऐसी मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाली चीजें जब बच्चे के सामने प्रेजेंट की जाती है कि उसके सामने कोई ऐसी मूर्त वस्तु प्रेजेंट की जाए, मूर्त वस्तु दिखाई जाए जिससे कि अपने आप उसके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो वो बहुत चीजें क्या करेगा, सोचेगा, विचारेगा उससे रिलेटेड। तो मतलब क्या हो रहा है, उसके माइंड में भाषा का विकास हो रहा है, वो उस चीज से रिलेटेड इमेजिनेशन कर रहा है, उसके बारे में जो उसकी विचार की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो इन सब से क्या होगा, तब लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, ना कि अगर साइंस और सिंबल्स दिखाया जाए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की जगह। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। When teachers use concrete examples to refer to abstract concepts, अगर abstract concepts अमूर्त जो अवधारणाएं हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर टीचर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का यूज करती है, मूर्त उदाहरणों का प्रयोग करती है, मूर्त उदाहरण मतलब उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो चीजें प्रेजेंट है उससे, या फिर उससे रिलेटेड कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको, या फिर बच्चे के ही जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको, अगर इन सारी चीजों का कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का यूज करेगी टीचर किसी भी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, तो बच्चा उस पर थिंकिंग करेगा, थॉट प्रोसेसिंग करेगा, उसके माइंड में हजारों विचार आएंगे, उस चीज से रिलेटेड उसके माइंड में बहुत सारी थॉट्स आएंगी जिससे कि उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। मतलब कि अगर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स का यूज किया जाता है किसी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए तो बच्चे का भाषा का विकास ऑटोमेटिक हो जाता है। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। According to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? मतलब कि जो अभिप्रेरणा का आरोपण सिद्धांत है, जिसको किसने दिया था, बर्टन ने दिया था। तो जो आरोपण सिद्धांत है उसके अनुसार इनमें से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है मोटिवेशन की, उसके अनुसार दो तरीके का एट्रीब्यूशन होता है, या तो इंटरनल एट्रीब्यूशन या तो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में या फिर हर एक सिचुएशन में सक्सेस हो रहा है या फिर फेल हो रहा है, तो सक्सेस और फेल होने की इन दोनों की ही बात में इंसान क्या करता है, अपना एक परसेप्शन बनाता है। तो पहला परसेप्शन बनाता है इंटरनल, मतलब कि जो भी सक्सेस होने के रीजंस थे या फिर जो भी फेल होने के रीजंस थे वो मेरी वजह से हुए, मेरी एबिलिटी थी इस वजह से मैं सक्सेस हुआ, या फिर मेरी एबिलिटीज में कुछ कमी आ गई, मेरे एफर्ट्स में कमी आ गए जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। तो ये क्या करेगा, इंटरनल एट्रीब्यूशन एक तरीके से पॉजिटिवली इंसान को मोटिवेट करता है अपनी फ्यूचर में चीजों को करने के लिए। मतलब कि अगर उसको लग रहा है कि सक्सेस जो है वो मेरे एफर्ट्स और मेरी एबिलिटीज की वजह से मुझे मिली है, तो क्या करेगा, वो कॉन्फिडेंट होगा और ज्यादा मोटिवेट होगा बाद की चीजों को करने के लिए, फ्यूचर में जो उसके सामने सिचुएशंस आएगी उनको करने के लिए। और अगर कहीं पर फेल होता है और फेल होने के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार बताता है, इंटरनल रीजंस देता है कि मेरी एबिलिटीज में कमी थी, मेरी स्किल्स में कमी थी, मैं इस चीजों को ठीक तरीके से नहीं कर पाया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वो इंटरनल एट्रीब्यूशन है। मतलब कि वो
खुद से ही बता रहा है, ऐसी चीजों पे बता रहा है जो कि वो इंप्रूव कर सकता है, तो इस टाइम पर भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेटेड रहेगा, कि थोड़ा बहुत डिमोटिवेट हो सकता है कि हाँ मैंने नहीं किया, ये नहीं किया, थोड़ा प्रेशर और एंग्जाइटी में जा सकता है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है क्योंकि उसके पास अभी भी ऑप्शन रहता है अपनी फ्यूचर इवेंट्स में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके, टाइम मैनेजमेंट को बेस्ट करके वो सक्सेस को पा सकता है। तो इस तरीके से जो एट्रीब्यूशन थ्योरी है वो ये बताती है कि लोग जो अपना एट्रीब्यूशन बना लेते हैं किसी भी पास्ट इवेंट को लेकर के, चाहे वो सक्सेस का हो चाहे फेल्योर का है, तो वो उनको मोटिवेशन को इफेक्ट करता है। मतलब कि अगर वो इंटरनल एट्रीब्यूशन बताएंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एक तरीके से उनको मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ पे हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके इस चीज को सही कर सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन देते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो अगर सक्सेस हो गए तो कह दिया बाई लक हो गया या फिर किस्मत अच्छी थी इस वजह से हो गया, और अगर फेल हो गए तो कहेंगे पेपर बहुत टफ आया था या फिर ये रीजन था वो रीजन था जिसकी वजह से, मतलब वो सारे बाहरी रीजंस बताएंगे जिनकी वजह से वो फेल हुए। तो ये एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन क्या करेगा, उनको एक तरीके से सेटिस्फैक्शन तो दे देगा, एक मोटिवेशन तो दे देगा कि हाँ ये चीज मेरी वजह से नहीं हुई, बाहर के रीजंस थे, लेकिन ये क्या करेगा उनकी फ्यूचर चीजों को इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर वो अपनी पुरानी एबिलिटीज वगैरह में चेंज नहीं लाएंगे, स्ट्रेटेजीज में चेंज नहीं लाएंगे, तो आगे चल के सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या है पॉजिटिव चीज, क्या है हमेशा लगातार एफर्ट करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना और आगे की चीज को और ज्यादा इंप्रूव करते रहना, अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करते रहना। इन दोनों ही चीजों के लिए जो इंटरनल एट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बेटर माना जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एट्रीब्यूशन है मोटिवेशन का जो कि लगातार प्रयास करने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना को बढ़ाता है। तो इसमें कहा गया है इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अपनी सफलता हो चाहे असफलता, अगर दोनों के लिए आंतरिक आरोपण किया जाएगा, अगर इंटरनल फैक्टर्स को देखा जाएगा तो इंसान लगातार प्रयास करेगा और हमेशा परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स डिमांड्स, मतलब कि जो वंचित वर्ग से संबंधित छात्र होते हैं उनके समावेशन के लिए, उनके इंक्लूजन के लिए क्या करना चाहिए। आइसोलेशन इन द क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, मतलब कि सामाजिक संबद्धता के आधार पर उनको कक्षा से अलग कर देना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब ही हो गया हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, सीखने का बराबर से मौका दिया जाए, हर चीज में उनको एबिलिटीज, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करने का बच्चों को मौका दिया जाए। तो आइसोलेशन तो तुरंत ही गलत हो गया। दूसरा है सेम एबिलिटी ग्रुपिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में जो बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया, जो फेल हो रहे हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया। तो ये भी चीज गलत हो गई, क्योंकि एक बच्चा किसी भी चीज में अगर बेटर है और दूसरा बच्चा दूसरी चीज में बेटर है, तो अगर दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा तो एक बच्चा दूसरी चीजें की बेस्ट चीजें सीखेगा, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से सीखेगा। और अगर अच्छे बच्चों का ग्रुप ही बिल्कुल अलग कर दिया तो बाकी बच्चे जो उनसे सीख सकते थे वो भी नहीं सीख पाएंगे। तो अगर सेम एबिलिटी ग्रुपिंग की जाएगी बच्चों की तो ये भी किसी तरीके से इंक्लूजन नहीं हुआ, एक तरीके से जो बच्चा बेचारा ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है उसका एक्सक्लूजन हो गया, ना कि समावेशन हुआ। तो ये भी गलत हो गया। अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, मतलब कि अलग अलग परंपराओं के प्रति अगर जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा तो समावेशन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का पॉसिबल है। मतलब कि टीचर्स को अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी चाहिए, जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा हर एक ग्रुप से आए बच्चों को, हर एक बैकग्राउंड से, कल्चर से आए बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। इससे बच्चे का समावेशन, इंक्लूजन आसानी से किया जा सकता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट वन इज व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन क्लास, किसमें? इट्स स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में। तनुज टेल्स हिज फ्रेंड्स that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts, मतलब कि जो तनुज है वो स्पोर्ट्स
कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि जेवलिन थ्रो में वो खुद पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो लड़का है, लड़के का काम है, और जो उसकी बहन है वो जंप रोप में पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि लड़कियों के लिए ये सारे गेम्स बने हुए हैं। जेवलिन थ्रो करना, ये सारी चीजें लड़कियों के लिए नहीं होती हैं। तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? जेंडर इक्विटी को, लैंगिक समता को। तो इसमें किसी तरीके से कोई समानता तो दिखाई नहीं जा रही है, गलत हो गया। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लैंगिक रूढ़िवादिता को, तो ये ऑप्शन हमारा सही है कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो जहां पे हो लड़की का ये काम है, लड़के का ये काम है, लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ही सिर्फ ये काम कर सकता है, तो ये क्या करता है? रूढ़िवादिता को दिखाता है। तो ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो आपका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is a typical characteristics of dyslexia? इनमें से कौन सी डिसलेक्सिया की एक ऐसी विशिष्ट विशेषता है, मतलब कि हम कह सकते हैं सबसे कोर कैरेक्टरिस्टिक इस डिसलेक्सिया की है? फिजिकल कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, या फिर स्पेशियल अवेयरनेस में दिक्कत आती है, स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई होती है, या फिर क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिक्कत आती है, या फिर जो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग होती है, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण होता है, उसमें दिक्कत आती है। तो आपका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। डिसलेक्सिया में मेनली बच्चे क्या करते हैं, जैसे बी को डी पढ़ते हैं, या फिर आपका इसके अलावा जैसे बैड लिखा हुआ है तो बैड को वो डैब पढ़ेंगे। तो इस तरीके से उनको दिक्कत किस चीज में आती है? साउंड्स में दिक्कत आती है। उनकी जो फोनोलॉजिकल मेमोरी होती है वो ठीक तरीके से उनको समझ में नहीं आती है, फिर फोनोलॉजिकल डाउट्स उनके माइंड में उठते हैं, फोनोलॉजिकल चीजों को वो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। फोनोलॉजिकल का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो उनको मेनली प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, शब्द को रीड करने में दिक्कत आती है, शब्दों को समझने में दिक्कत आती है, उनके जो साउंड्स होते हैं उनको समझने में दिक्कत आती है। तो डिसलेक्सिया की जो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, विशिष्ट विशेषता है, वो यही है कि उनको ध्वन्यात्मक ध्वनि से संबंधित कोई लेटर की रीडिंग या प्रोनाउंसिएशन या फिर सिंबल हो, उसको प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाई, इनमें से कौन सा कारक है जो कि समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो एक तरीके की कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, मतलब कि एक संज्ञानात्मक योग्यता होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, क्योंकि सबका जो सोचने का तरीका होता है, थिंकिंग स्टाइल होती है, वो अलग अलग होती है। किसी की सोचने की स्टाइल कन्वर्जेंट होती है और किसी की डाइवर्जेंट होती है। जिसकी डाइवर्जेंट होती है वो कई सारे पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से सोच सकता है, एक ही चीजों के मल्टीपल आंसर्स दे सकता है, एक ही चीज के बारे में अलग अलग डायरेक्शंस में सोच सकता है। लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं, जो ये आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं, जिनकी सोचने की स्टाइल कन्वर्जेंट होती है, वो एक ही आंसर पर अडिग रहते हैं, मतलब वो फैक्चुअल चीजें उनकी ज्यादा होती हैं। तो हर एक इंसान की कॉग्निटिव एबिलिटी के हिसाब से ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरीका होता है। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज है, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेस्ट तरीका होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के हिसाब से होता है। जब आप किसी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तब जब आप हर एक पहलू पर ठीक तरीके से विचार करेंगे, तभी आप एक प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो सकती है। तो इस वजह से बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको फॉस्टर करना, उसको बढ़ावा देना जरूरी है। तो किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है? पैसिव इमिटेशन से, निष्क्रिय अनुसरण से। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उनको रटने पे मजबूर कर रहा है, उनको रटने की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ना कि उनकी क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को, उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ा रहा है। तो ये गलत है। रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया समूह, मतलब कि आप उनको 4-5 चीजें दे दो, उसी के हिसाब से वो एक सेलेक्ट कर ले, तो ये भी गलत हो गया। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग को तभी बढ़ावा दिया जा सकता है जब डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए, अपसारी चिंतन को बढ़ावा दिया जाए। अभी बताया डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, मैथमेटिकल एबिलिटी को प्रमोट करती है, या फिर वर्बल एबिलिटी को बढ़ावा देती है, या फिर मल्टीपल आंसर्स को एनकरेज करती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करती है? मल्टीपल आंसर्स को, मतलब कई सारे उत्तर दें, इस चीज को प्रोत्साहित करती है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग फिक्स्ड होती है एक करेक्ट सोल्यूशन के ऊपर। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज
फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा? एक ऐसा असेसमेंट जो कि बच्चों को कंपेयर करने के लिए मजबूर करता है, मतलब कि आप एक ऐसा असेसमेंट लो बच्चों का जिससे कि आप ये तय कर सको, ये कंपेयर कर सको कि कौन सा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, कौन सा बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कंपेयरिंग जैसी कोई भी चीज बच्चों में नहीं होनी चाहिए। हर एक बच्चे का सोचने का, काम करने का तरीका, हर एक बच्चे के अंदर एक यूनिकनेस होती है। इस वजह से किसी एक पैमाने पर दूसरे बच्चे से कंपेयर करना ये सही चीज नहीं है, ये आकलन का सही तरीका नहीं है। तो ये गलत हो गया। An assessment used to identify misconceptions in a student's learning, एक आकलन जो कि छात्र के अधिगम में जो उनकी गलत धारणाएं हैं उसकी पहचान कर सके, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि आप असेसमेंट बच्चे का सिर्फ इसलिए कर रहे हो जिससे कि ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि बच्चे की मिसकंसेप्शंस कहाँ पे है, वो कहाँ पर चीजों को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा है। तो अगर आप ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे की असेसमेंट करते हो तो ये एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन में माना जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। असेसमेंट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, कहीं कोई आप नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर, नया लेसन क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप बच्चों की जो पहले की उससे रिलेटेड नॉलेज है, उनका जो पूर्व ज्ञान है उस नए कॉन्सेप्ट से संबंधित, अगर आप उसको जानने के लिए उनका असेसमेंट करते हो, आकलन करते हो, तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये भी पॉजिटिव हुआ। एन असेसमेंट गिवन ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, एक ऐसा असेसमेंट जो कि मतलब कि जब क्लास चल रही हो, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही हो, तो उस प्रक्रिया के जब दौरान ही फीडबैक दिया जाता है या लिया जाता है टीचर का या बच्चों का, तो फिर ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर रचनात्मक आकलन माना जाता है। तो पूछा है इनमें से कौन सा है जो कि रचनात्मक आकलन नहीं है? तो कंपेयरिंग इज नॉट गुड फॉर असेसमेंट एंड इट्स नॉट अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट है Which of the following is the characteristics of effective feedback in the classroom? अगर बच्चे को फीडबैक देना है तो फीडबैक जो कि प्रभावी हो बच्चों के लिए, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, क्या विशेषताएं हैं एक इफेक्टिव फीडबैक की क्लासरूम के अंदर? पहला चीज कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ठीक है, टाइमली होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इफेक्टिव फीडबैक की। मतलब कि आप बच्चों की परफॉर्मेंस पे उनको फीडबैक तो दे रहे हो, लेकिन आप डांट करके, उनकी बेइज्जती करके, उनकी इंसल्ट करके दे रहे हो, या फिर आज आपने उनका टेस्ट लिया और 10-15 दिन बाद जाकर के आप उनको फीडबैक दे रहे हो कि इन बच्चों ने ये गलतियां की थी, ये कमियां की थी। अब क्या करेगा? टाइम गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि बच्चों को याद ही नहीं रहेगा कि उन्होंने कहां पे, किस टाइम पे, किस तरीके से सोच करके वो गलती की थी। तो वो क्या होगा? ठीक तरीके से उस पर इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा उनका। इस वजह से हमेशा अगर बच्चों को फीडबैक देना हो तो वो प्रभावी हो सके, उसके लिए आप पहली चीज तो रचनात्मक रूप से उनको फीडबैक दो। उनको ऐसा ना फील हो बच्चों को कि उनको बहुत ज्यादा लो दिखाया जा रहा है, या फिर उनको बहुत ज्यादा वीक दिखाया जा रहा है, या फिर उनकी इंसल्ट की जा रही है, उनको बुरा फील कराया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें वो ना फील करें बच्चे, क्योंकि इसके बाद तो उनका सीखना, पहली चीज तो आपके लिए पहली चीज रिस्पेक्ट कम होगी। दूसरी चीज, अब रिस्पेक्ट कम होगी तो आपकी पढ़ाई चीजों में या क्लास के टाइम पे वो ध्यान नहीं देंगे। तो इन सब चीजों से बच्चों का सीखना इफेक्ट होगा। और फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो कि उनको और अच्छा इंप्रूव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करे, ना कि वो और ज्यादा उनकी लर्निंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। इस वजह से फीडबैक इफेक्टिव तभी होगा जब आप रचनात्मक रूप से, कंस्ट्रक्टिव रूप से दोगे। दूसरा, समय के अनुसार टाइमली दोगे। अगर आज आपने टेस्ट लिया है तो अगले दिन क्लास में आकर के बच्चों को फीडबैक तुरंत दीजिए, क्या इस बच्चे ने यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं की थी, इसको ऐसे करना था। दूसरी चीज, स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब कि विशिष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए एग्जैक्टली किस चीज के लिए आप फीडबैक बच्चे को दे रहे हो, बच्चे को भी स्पेसिफाई कर देना चाहिए। तो इफेक्टिव फीडबैक क्लासरूम में किसे माना जाएगा? जो कि आउटकम्स पर केवल फोकस करे, गलत। केवल परिणामों पर केंद्रित हो, गलत। टाइमली और स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यहां पे समझ में आ गया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैच ऑफ इंटेलिजेंस एंड एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें से जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा सेट है जो कि बुद्धि और उससे संबंधित जो विशेषताएं हैं उससे सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। जो म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस होती है, संगीत में बुद्धि होती है, उसमें मेनली कौन सी एबिलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स पाई जाती है जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, मतलब कि उनका प्रदर्शन और रचना कौशल बढ़िया होता है। जिनके अंदर स्थानीय बुद्धि या स्पेशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो बस केवल नेचुरल वर्ड को अप्रिशिएट करने की स्किल रखते हैं। इंट्रापर्सनल स्किल इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स, दूसरों को रिलेट करना, दूसरों से संबंधित करना या फिर दूसरों की बातें समझने की जो स्किल होती है वो इंट्रापर्सनल कहा जाता है। लॉजिकल, मैथमेटिकल या फिर डांस से रिलेटेड स्किल्स या फिर एथलेटिक एबिलिटीज पाई जाती हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। ये वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि जो स्थानिक बुद्धि होती है उसमें क्या होता है, विजुअल चीजें जितनी भी होती हैं, सामने वाली चीजें जो दिख रही है उसके बारे में उनको गहरी समझ होती है, गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है और उसको लेकर के वो अच्छे से मतलब बढ़िया पर्सपेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स डिफाइन कर सकते हैं। तो स्थानीय बुद्धि में सिर्फ नेचुरल वर्ड की अप्रिशिएट करने की स्किल नहीं होती है, बल्कि कोई भी चीज जो दिख रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर पाई जाती है। इंट्रापर्सनल में दूसरों से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग की स्किल नहीं, बल्कि खुद को समझने की, अपने इमोशंस को समझने की, अपनी इंटेलिजेंस को समझने की, अपनी कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज और अपनी हर एक चीज को समझने की जो चीजें होती, स्किल होती है वो इंट्रापर्सनल होती है। और दूसरों को समझने की जो बुद्धि होती है, स्किल होती है, वो इंटरपर्सनल होती है, ना कि इंट्रापर्सनल। तो ये भी गलत। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और हर एक चीज से रिलेटेड होती है, तर्क करना, रीजनिंग वगैरह, तो हर एक चीज से रिलेटेड होती है, ना कि बस केवल डांस या फिर एथलेटिक एबिलिटीज तक सीमित होती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल्स, रचना कौशल पाए जाते हैं जिनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। इनमें से कौन सा है जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ठीक तरीके से डिस्क्राइब करता है, आंतरिक अभिप्रेरणा को सही वर्णन करता है? मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन विद अदर्स, ऐसा मोटिवेशन जो कि दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करके आता है वो मोटिवेशन इंट्रिंसिक कहलाता है। गलत। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब कि ऐसी अभिप्रेरणा जो कि आप अंदर से अपने आप से अभिप्रेरित हो रहे हो, ना कि दूसरों की वजह से। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऐसी मोटिवेशन जो कि पनिशमेंट के डर से आती है, ये भी गलत। ऐसी मोटिवेशन जो कि बाहरी रिवार्ड से आती है कि हमको ये पुरस्कार मिलेगा, हमको ये तारीफ मिलेगी उसकी वजह से, तो ये भी किसी तरीके का इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। ऐसा मोटिवेशन जो कि खुद से किसी टास्क को, किसी काम को अगर आप खुद से इंजॉय कर रहे हो, व्यक्तिगत रूप से अगर उस कार्य को करने में आप आनंदित महसूस कर रहे हो, खुशी महसूस कर रहे हो, तो वहां से जो अभिप्रेरणा आती है वो कहलाती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। मतलब कि अगर आप किसी काम को अपनी इंजॉयमेंट से, खुद की खुशी से, खुद के इंटरेस्ट से, खुद की चॉइस से कर रहे हो तो वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। Which of the following is a key principle of progressive education? मतलब कि प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? कि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, अधिगम जो है वो प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, ये राइट ऑप्शन है। करिकुलम प्री डिटरमाइंड और यूनिवर्सल होना चाहिए। बिल्कुल गलत। स्टैंडर्ड मतलब कि एक तरीके से आप लो लेवल पे जाकर के देखो तो 0.1% ये सब चीजें कहीं सही हो सकती है। पूछा गया है की प्रिंसिपल क्या है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, ये आपका गलत हो जाएगा। जहां पे भी स्टैंडर्ड टेस्टिंग, स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड असेसमेंट की बात की जाए बच्चों की लर्निंग के लिए, तो वो आपका गलत हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन हो वो आपका गलत ऑप्शन में चला जाएगा। स्टूडेंट्स पैसिव रेसिपिएंट्स हो, ये भी तुरंत गलत हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 1। और जो करिकुलम वगैरह है वो भी फ्लेक्सिबल थोड़ा बहुत होना चाहिए, ना कि पूरी तरीके से प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। इम्पेयरमेंट जो है मतलब कि जो बाधिता है वो एक तरीके की कैसी कंडीशन है? इम्पेयरमेंट बायोलॉजिकल कंडीशन होती है, जैविक कंडीशन होती है, जैविक स्थिति होती है। मतलब कि ये मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को हेरिडिटी से मिलती है, आनुवंशिकता से उनके अंदर आ जाती है। और जो डिसेबिलिटी होती है वो फंक्शनल होती है, मतलब कि कार्यात्मक अक्षमता होती है, जिसमें कि वो अलग अलग फंक्शंस को करने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। मतलब कि जो इम्पेयरमेंट है
वो बायोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो डिसेबिलिटी है वो फंक्शनल कंडीशन होती है। लास्ट वन इज according to Kohlberg's theory of moral development, at what stage are children self-centered and see their own benefit in doing something? कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके अनुसार कौन सी स्टेज में बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और वो कोई भी चीज को करने में अपना बेनिफिट देते हैं कि अगर इसमें मेरा फायदा है तो इस चीज को हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी क्लास में कोई बुक लाना भूल गए हो और दूसरा बच्चा पेंसिल ना लेकर के आया हो और वो आपसे कहे कि तुम मुझे अगर पेंसिल दे दोगे तो ये जो बुक है हम तुमको दे देंगे, तो फिर इससे क्या हो रहा है, वो समझ रहा है इसमें मेरा फायदा है, तो वो क्या करेगा, कहेगा ठीक है तुम मेरी बुक ले लो और तुम मुझे पेंसिल दे दो। तो वो अपना बेनिफिट देख रहा है किसी भी काम को करने के लिए। मतलब कि जो मोरल थिंकिंग है, उसकी मोरल रीजनिंग है, जो तर्क करने की कैपेबिलिटी है, वो इस चीज पर आधारित है कि मेरा फायदा होगा तो उस चीज को करने में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके अनुसार ये कौन से स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज इन द, पहले आप समझ लीजिए कि जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें 3 लेवल्स होती हैं। पहला होता है पूर्व परंपरागत, मतलब कि प्री कन्वेंशनल। दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज, जो कि होता है परंपरागत स्तर। और जो थर्ड लेवल होती है वो होती है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब कि पोस्ट कन्वेंशनल हिंदी में क्या बोलेंगे, पाश्चात्य परंपरागत स्तर। तो इस तरीके से 3 स्तर होता है, 3 लेवल्स होती हैं और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस पाई जाती हैं। तो पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में ये आता है। तो पहली चीज जो आपकी पहली है प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल में जो दूसरी वाली स्टेज आती है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, ये जो सेकेंड स्टेज आती है फर्स्ट लेवल में वो होती है जिसमें कि बच्चा अपना बेनिफिट देखता है। इसके पहले वाली जो फर्स्ट स्टेज होती है वो ओबीडियंस वाली होती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें होता है कि बच्चे को, जो बच्चे की मोरल रीजनिंग होती है वो इस आधार पर होती है कि अगर किसी चीज पर पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, अगर वो किसी चीज को मान रहे हैं तो फिर वो चीज करने में अच्छा है, और अगर किसी चीज के लिए उनको पनिशमेंट मिल रही है तो वो काम गलत है। मतलब कि जो पूरा का पूरा ओरिएंटेशन होता है मोरल रीजनिंग का, नैतिक तर्कना का, वो इस आधार पर होता है कि डांट पड़ रही है तो काम गलत है और अगर तारीफ हो रही है तो वो चीज सही। और दूसरी स्टेज में इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज होता है, मतलब कि वो अपने उद्देश्य को देखते हैं, उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है तो वो एक्सचेंज करने के लिए चीजों को तैयार हो जाते हैं। तो ये आपका आएगा फर्स्ट लेवल एंड सेकंड स्टेज, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका था 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो। अब मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद जो 2021 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर हैं वो लाइन वाइज आपका मैं करा दूं, ईवीएस का भी, सीडीपी का भी और आपका मैथ्स का भी। कौन सा बच रहा है, इंग्लिश और हिंदी। इन सब का आपका जब तक सीटेट का पेपर होगा तब तक इन पांचों का जो 2021 से 2024 का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी केवीएस की आपकी जो बैच है वो चल ही रही है, लास्ट यूनिट बची हुई है, उसमें 5-6 टॉपिक है मुश्किल से, तो आपका वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जब केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो केवीएस के हैं उनको भी करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सीडीपी की जो थ्योरी वाली बैच है वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।